रात का ढाबा। शाम ढल चुकी थी। आसमान में थोड़ा थोड़ा अंधेरा फैल रहा था। अमन अपनी कार चला रहा था, जिसमें साथ वाली सीट पर उसकी पत्नी सपना बैठी होती है। पीछे वाली सीट पर उसके दोनों बच्चे पिया और राज बैठे होते हैं। पापा, आप हमें बुद्धू तो नहीं बना रहे? इन्हीं सड़कों पर नहीं घूमना। आप सच में हमें हिल स्टेशन लेकर जा रहे हो ना? हाँ पापा, इस बार कोई मजाक नहीं। वैसे भी हमारी सर्दियों की छुट्टियाँ खत्म होने वाली है। तुम लोगों के पापा कोई मजाक नहीं कर रहे, बस रास्ता थोड़ा लंबा है। लंबा रास्ता क्यों, जब शॉर्टकट है तो? नहीं बेटा, शॉर्टकट नहीं, ये सही नहीं होता। आप हर बार यही कहते हो, हमें नहीं डर लगता किसी से। बच्चों का उतरा हुआ मुंह देखकर अमन गाड़ी मोड़ देता है और शॉर्टकट वाले रास्ते पर आ जाता है। शॉर्टकट शुरू में तो ठीक था, लेकिन जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती है, चारों तरफ सन्नाटा, जंगल ही जंगल और अंधेरा ही अंधेरा। कार की हेडलाइट ऑन होने के बाद भी कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मम्मी, इतनी शांति क्यों है? ऐसी शांति तो तब होती है जब भाई को डांट पड़ती है। चुपचाप बैठो, डरने की कोई बात नहीं है। सपना के खुद के चेहरे के तोते उड़े हुए थे। यूहू, ये होता है रियल एडवेंचर। सभी लोग अंधेरा देखकर परेशान हो जाते हैं। तभी पिया पूछती है, पापा, अगर कार खराब हो गई तो? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता। हम तो एडवेंचर करने निकले थे, कहीं यहीं जंगल में ना रह जाए। सपना ने इतना बोला ही था कि मोबाइल फोन के नेटवर्क गायब हो जाते हैं और उनकी कार भी खराब हो जाती है। तभी अंधेरे में से एक पीली रोशनी आती है। वहाँ थी टीन की छत, कुछ लकड़ी की बेंच और अंधेरे में चमकता हुआ बल्ब। चलो कुछ समय यहीं रुकते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या करना है। हाँ पापा चलो। मम्मी, मुझे भूख भी लगी है, चलो ना। हाँ बेटा चलो, ये कोई ढाबा है, यहाँ खाने को जरूर मिलेगा। सभी लोग उस ढाबे की तरफ अपने कदम बढ़ाते हैं और उस ढाबे की ओर चले जाते हैं। उस ढाबे से एक बूढ़ा आदमी बाहर निकलता है, जिसका नाम रामू होता है। अरे साहब, लोग आप इतनी रात को यहाँ? जी, हम तो हिल स्टेशन जा रहे थे अपने बच्चों को लेकर, लेकिन इनकी जिद की वजह से शॉर्टकट लिया और रास्ता भटक गए। आपने गलती कर दी, आपको रात के समय इधर नहीं आना चाहिए था। क्या मतलब है आपका? सालों पहले मैं भी ऐसे ही एक शॉर्टकट पर निकला था, मेरी पत्नी और मेरा छोटा बेटा ठीक आपकी तरह। लेकिन फिर तभी पिया ने पेट पकड़ते हुए कहा, मम्मी, भूख लगी है। रामू ये सब सुन रहा था और उनको देखकर बोलता है, साहब, आप और बच्चे भूखे होंगे, आप उस चारपाई पर बैठो, मैं खाना लाता हूँ। कुछ देर बाद रामू खाट पर समोसा, चाय, पकौड़े, सरसों का साग, मक्के की रोटी सब लाकर सामने रख देता है। सपना ने देखा चूल्हे में आग नहीं थी। इतना गर्म खाना कैसे, जबकि यहाँ तो आग भी नहीं है। कुछ जगहों पर आग नहीं होती। उसकी बातें कुछ तो अजीब लगी सबको, मगर इतना सब खाना देखकर पिया और राज की आंखें चमक जाती हैं और वो फटाफट खाना खा लेते हैं। हम रात भर कहाँ रहेंगे अब? बिटिया, आप लोग पीछे गेस्ट हाउस है, आप वहाँ रुक जाओ। आसमान की तरफ देखकर रामू बोला, मैं भी अपने परिवार को यहीं के गेस्ट हाउस में रुकाया था। एक परिवार के रहने लायक है वो जगह। वो उन्हें वहाँ लेकर जाता है। गेस्ट हाउस छोटा था, लेकिन उसकी दीवारों के अंदर एक अजीब सी शांति थी। दरवाजा बंद होने के बाद बाहर की ठंड अंदर नहीं आती। कमरे में जाने के बाद, मम्मी, ये जगह थोड़ी डरावनी है। बेटा, डरावनी नहीं, बस शांत है। राज बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ था। उसका चेहरा अब उतना नहीं चमक रहा था जैसा घर से निकलते टाइम था। थक गए हो दोनों? हाँ पापा, और मुझे डर भी लग रहा है। बेटा, डर मान लेना कोई कमजोरी नहीं होता। ये सब बातें पिया बड़े ध्यान से सुन रही थी और बीच में कूद पड़ी और बोली, भैया, जब भी आपको डर लगेगा तो आप भी मम्मी का हाथ पकड़ लिया करो। मैं ऐसा ही करती हूँ तो मुझे डर नहीं लगता। पिया की मासूम बातें सुनकर सभी जोर से हंस पड़ते। फिर लाइट बंद हो चुकी थी, लेकिन नींद किसी की आंखों में नहीं थी। खिड़की के बाहर से झिंगुरों की आवाज आ रही थी। तभी राज अमन से पूछता है, पापा, आप मुझसे गुस्सा हो क्या? गुस्सा नहीं हूँ बेटा, और न ही नाराज। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, बस उतना ही काफी है। मुझे लगा था कि शॉर्टकट मतलब स्मार्ट होना होता है, लेकिन मुझे अब समझ आया कि सेफ रहना ही स्मार्ट होता है। बेटा, तुम्हें अपने जीवन में बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हें कहेंगे कि जल्दी करो, आगे बढ़ो, रिस्क लो, लेकिन कोई तुम्हें ये नहीं बताएगा कि कब रुकना है। तुम्हें खुद सोचना होगा कि जो तुम कर रहे हो क्या वो सही है। मम्मी, अगर हम ढाबा नहीं देखते तो क्या होता? तभी तो बोला जाता है बेटा कि अंधेरे से आ रही हर रोशनी का शुक्रिया करो। यही सब बातें करते हुए सभी लोगों को नींद आ जाती है और सभी लोग सो जाते हैं।
फिर अगली सुबह सूरज की पहली किरण खिड़की से सीधे पिया के चेहरे पर पड़ती है और वो सबसे पहले उठ जाती है। अरे कब तक सब घोड़े बेचकर सोते रहोगे? जागो जागो जागो, सुबह हो गई। देखा, अंधेरा कितना भी हो सुबह जरूर होती है। अमन ने उठकर खिड़की से बाहर देखा। जंगल तो वही था, लेकिन अब एक चीज नहीं थी, वो था डर। जो रास्ता रात को इतना खतरनाक लग रहा था, वही रास्ता सुबह कितना सुंदर और अच्छा लग रहा है। पापा, आज हम मेन रोड से ही जाएंगे ना? हाँ बेटा, सिर्फ आज ही नहीं, अब से हमेशा। फिर वो सभी लोग जंगल के रास्तों से निकलकर ढाबे के पास पहुंचे, जहाँ का नजारा देख सबकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो रात का ढाबा वहाँ था ही नहीं। न बल्ब, न छत, न कोई इंसान। तभी आसमान से एक शांत लेकिन भारी आवाज गूंजी। मैं नहीं बच सका, लेकिन तुम बच गए। मैं यहीं रहूंगा, हर उस रास्ते पर जहाँ लोग शॉर्टकट चुनते हैं। थोड़ी देर बाद वो आवाज शांत हो गई और कार अब मेन रोड पर थी। सड़क चौड़ी थी, साफ थी और चारों तरफ सुबह की हल्की हल्की हलचल दिख रही थी। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन गाड़ी के अंदर कोई ज्यादा बात नहीं कर रहा था। पिया खिड़की से बाहर देखते हुए बोली, मम्मी, वो ढाबा मुझे हमेशा याद रहेगा। पता नहीं क्यों, लेकिन लगता है जैसे वो जगह कुछ कहना चाहती थी। अमन, क्या तुम्हें भी लगा कि रामू काका हमें पहले से जानते थे? अमन ने जवाब देने से पहले गाड़ी धीमी की और बोला, हाँ, जैसे उन्हें पता था कि हम वहां रुकेंगे। पापा, अगर हम शॉर्टकट नहीं लेते तो क्या वो ढाबा हमें कभी दिखता? नहीं बेटा, कुछ जगह तभी दिखती हैं जब इंसान गलत रास्ते पर होते हैं। मतलब वो ढाबा सिर्फ गलत रास्ते वालों के लिए था? शायद कुछ जगह हमें डराने के लिए नहीं होती, शायद वो हमें बचाने के लिए होती है। कार आगे बढ़ती रही। जंगल पीछे छूट चुका था, ढाबा कहीं दिख नहीं रहा था, कोई निशान नहीं। लेकिन चारों के मन में एक ही सवाल था, और अगर वो ढाबा सच में नहीं था तो उन्हें रुकने पर किसने मजबूर किया? भरतपुर नाम के गांव में मनीष अपनी पत्नी रेखा और 2 बच्चों बंटू और चिंकी के साथ रहता था। मनीष अपना एक छोटा सा ढाबा चलाता था। मनीष बड़ा ही लजीज खाना बनाकर बेचता था, जिससे उसका ढाबा ठीक ठाक चलता था। वाह यार मनीष, क्या लाजवाब खाना है। तुझे पता है, इतना स्वादिष्ट पालक पनीर मेरी माँ भी बनाया करती थी यार। सच में मनीष भाई, मजा आ रहा है। उसके ढाबे पर उसके गांव के और आसपास के गांव के लोग खाना खाने आते रहते थे। लेकिन अब जुलाई का महीना शुरू हो चुका था। उसका ढाबा कच्चा बना हुआ था, जिस कारण बरसात के समय में वहां पानी टपकना शुरू हो जाता था और इसलिए बरसात में उसका धंधा मंदा पड़ जाता था। उसके ढाबे पर कम ग्राहक आने लगते हैं। बाहर बारिश जोरों पर थी। हे भगवान, पिछले 2 हफ्ते से बहुत ही कम ग्राहक आए हैं ढाबे पर। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कैसे काम चलेगा? कहीं ऐसा ना हो कि फिर मुझे अपना ढाबा बंद करना पड़े। आप चिंता मत कीजिए जी, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। बारिश में लोगों को आने में थोड़ी दिक्कत तो होती ही है, ऊपर से ढाबे में पानी भी टपकता है, शायद इसलिए। अच्छा चलिए, आज मैं भी आपके साथ चलती हूँ ढाबे पर। वो दोनों ढाबे पर चले जाते हैं। उस रोज भी खाना बनाते हैं, लेकिन उस रोज भी बारिश के चलते कोई नहीं आता। लगता है आज भी ये सारा गरीबों में बांटना पड़ेगा। कोई ग्राहक नहीं आया। उस रोज भी वो सारा खाना गरीबों में बांट आते हैं। ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक रोज आधी रात के समय गांव में तेज तूफान आता है और जोरों से बिजली कड़कती है और वो बिजली उसके ढाबे पर आकर गिरती है, जिससे उसका ढाबा जल जाता है। ये क्या हो गया रेखा? अब मैं क्या करूंगा? मेरी तो रोजी रोटी ही छिन गई। मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा जी, लेकिन आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, नहीं तो आपका बीपी बढ़ जाएगा। दिन पर दिन बारिश बढ़ती जा रही थी और मनीष उसी बारिश में काम ढूंढने निकलता है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। उल्टा सारा दिन बारिश में भीगने के कारण उसे सर्दी लग जाती है। अब जैसे तैसे वो अपने दिन काट रहे थे। फिर एक रोज रेखा का मुंह बोला भाई माधव उनके घर आता है। अरे जीजा जी, इतनी बारिश में रोज रोज काम ढूंढने निकलते हो, बेकार में परेशान होते हो। इससे तो अच्छा ये होगा कि आप मेरे साथ चलो और मेरी दुकान पर काम करो। वैसे भी मेरा आदमी अपने गांव गया हुआ है और मैं आपको महीने के आखिर में तनख्वाह दे दिया करूंगा। क्यों दीदी, ठीक कहा ना मैंने? हाँ हाँ, माधव बिल्कुल ठीक कह रहे जी। वैसे भी अपने पास और कोई काम तो है नहीं, अब तब तक यही काम कर लो आप। अच्छा ठीक है माधव, तुम कहते हो तो मैं यही कर लेता हूँ। वैसे भी घर खर्च तो चलाना ही है ना। अब मनीष माधव की दुकान पर काम करने लगता है। वो बिना 1 मिनट भी आराम किए सारा दिन मेहनत करता, अनाज की बोरियों को ट्रकों से उतारता और दुकान के अंदर का सारा काम संभालता। लेकिन जैसे ही महीना पूरा होने को आता है,
तभी तनख्वाह देने के नाम पर वो टाल मटोली करने लगता है। तनख्वाह? कैसी तनख्वाह जीजा जी? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो माधव? तुम्ही ने तो उस रोज रेखा के सामने कहा था कि महीने के आखिर में तुम मुझे तनख्वाह दोगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको काम की जरूरत थी, मैं जानता हूं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर काम करने नहीं, मदद करने के लिए बुलाता था। और मदद करने के लिए भी कोई पैसे लेता है क्या? ये तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया माधव, मैं तुम्हें देख लूंगा। अरे जाओ जाओ, बड़े आए मुझे सबक सिखाने वाले। मनीष दुखी मन से घर आ जाता है। आ गए आप? आज तो महीने का आखिर है, आज तो आपको तनख्वाह भी मिल गई होगी। तो पापा, फिर तो आप कल ही मेरे स्कूल की फीस भर दीजिए। आपको पता है मेरी टीचर मुझे रोज रोज फीस के लिए टोकती है। ये सुनते ही मनीष की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरा नसीब न जाने कैसा है रेखा, जो मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। आप रो क्यों रहे हैं? ठीक से बताइए ना क्या बात है। फिर मनीष उसे सारी बात बताता है। हे राम, वो इतना बड़ा मक्कार निकलेगा मैंने कभी नहीं सोचा था। छी, उसे तो भाई कहते हुए भी शर्म आ रही है मुझे। फिर कुछ दिनों तक जैसे तैसे वो दूसरी जगह नौकरी की तलाश में जाता है। तब जाकर उसे एक बड़ी कोठी में ड्राइवर की नौकरी का काम मिल जाता है, जहां उसे महीने के 10,000 रुपए तनख्वाह के रूप में मिलते हैं। लेकिन उससे वो ड्राइवरी के अलावा अपने घर के काम भी लेते और इसी के सहारे अपना घर खर्च चलाता है। ऐसे ही एक शाम जब मनीष काम से घर लौट रहा होता है, तभी उसकी नजर सड़क किनारे गिरे हुए बच्चे पर जाती है, जो कि लगातार मदद की गुहार लगा रहा था। कोई मेरी मदद करो। ये तो किसी बच्चे की आवाज आ रही है। मनीष जल्दी से उसे पास के डॉक्टर के पास ले जाता है और उसका इलाज करवाता है। एक जमींदार का बेटा होने के बावजूद भी किसी ने मेरी जान नहीं बचाई, क्योंकि शायद कोई भी रोड एक्सीडेंट के लफड़े में नहीं पड़ना चाहता। लेकिन आपने बिना कुछ सोचे समझे मेरी जान बचाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मनीष काका। अरे इसमें धन्यवाद कैसा? तेरी जगह अगर मेरा बेटा होता तो क्या मैं उसकी जान नहीं बचाता? उधर जैसे ये बात जमींदार को पता चली, वो दौड़ा दौड़ा आया और उसने वीरेन को गले से लगा लिया। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया मनीष। अगर आज तू ना होता तो पता नहीं मेरे बेटे का क्या होता। ये ले मनीष, इसे मेरी तरफ से इनाम समझ कर रख ले। ये आप क्या कह रहे हैं जमींदार साहब? मुझे इन पैसों की कोई जरूरत नहीं है। रख लो मनीष, तुमने मेरे जान से प्यारे बेटे को बचाया है, तो उसके आगे तो ये सब कुछ भी नहीं है। मनीष जब घर आकर देखता है तो वो पूरे 5 लाख रुपए होते हैं। ये देख वो बहुत खुश होता है। अब वो जल्द ही सड़क किनारे अपनी जमीन पर खुद का पक्का ढाबा खोल लेता है। सड़क किनारे होने से अब उसकी और भी ज्यादा कमाई होने लगती है। अब बरसात में ना तो उसके ढाबे की छत टपकती और ना ही ग्राहकों की कमी होती, क्योंकि गाड़ियों में घूमने निकले लोग उसके ढाबे पर ही अपनी गाड़ी रोकते और लजीज लजीज खाना खाकर बारिश के मजे लेते। अब मनीष अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुशी खुशी रहता। Thanks for watching.